नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये वीडियो उस सीरीज़ का पहला वीडियो है जो ऑलरेडी मैं एक वीडियो लेके आ चुका हूं, जिसमें मैंने बताया था कि एक ऐसे व्यक्तियों की वीडियो सीरीज़ लेके आऊँगा, महान व्यक्तियों की, जिन्होंने अपने इतिहास में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, जिनको हम बोल सकते हैं कि हमारा इतिहास ऐसे लोगों की वजह से ही गौरवपूर्ण रहा है। जब हम इतिहास को खंगोलते हैं तो पाते हैं कि कुछ ऐसे पात्र हुए हैं ना, जिन्होंने समाज के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। अपने सेल्फ और पर्सनल मोटिव को साइड में रख के पूरा ज़िंदगी समाज के लिए दिया है। तो इस तरह, चाहे वो राजा हो, चाहे वो सोशल रिफॉर्मर हो, चाहे वो फिलोसोफर हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, चाहे वो फ्रीडम फाइटर हो, इस तरह के व्यक्तित्व की सीरीज़ लाने वाला हूँ और उसका ये पहला वीडियो है। पहली बात तो ये। दूसरा, ये वीडियो ज़्यादा बड़ा होने वाला है क्योंकि मैं ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के लगभग 50-60 साल इस समाज के लिए दिए हैं। तो मैं जस्ट इसको मैं सही नहीं मानता। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके किसी महान व्यक्तित्व के बारे में बोलना एक जिम्मेदारी वाला काम है दोस्तों। अगर मैं 10 मिनट 15 मिनट का एक सिर्फ फैक्ट बेस्ड वीडियो बना के लेके आ गया तो यह उस व्यक्तित्व के अचीवमेंट के बारे में अंडरमाइन करना होगा। उस व्यक्ति ने समाज में कितना बड़ा काम किया है उसको अंडरमाइन करना होगा। और हम एक व्यक्तित्व के बायोग्राफी पढ़ने जा रहे हैं, ना कि एक घटना को पढ़ रहे हैं। एक घटना को नहीं, पूरे उस व्यक्ति के जीवन को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये वीडियो बड़ा होने वाला है, इसलिए मैं इस वीडियो को एक पार्ट भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। मुझे नहीं पता है कितना बड़ा पार्ट हो सकता है, लेकिन वीडियो तो बड़ा बनने वाला है। तो मैं पार्ट वाइज वीडियो लेके आता रहूँगा। दूसरा ये है कि दोस्तों, मैं अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ कि ऐसे व्यक्तित्व के बारे में पढ़ने को मिल रहा है और एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मुझे पढ़ाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना और पढ़ाना बहुत जिम्मेदारी का काम है। और इनके बारे में पढ़ना ही एक इंस्पिरेशन टाइप का लगता है, क्योंकि अगर बोलते हैं ना कि कोई व्यक्ति डिमोटिवेट हो गया या मोटिवेशन चाहिए, तो उसको किसी मोटिवेटर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी गुरु के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कि ऐसे व्यक्ति के जीवन को पढ़ लो। इन व्यक्तियों ने जीवन में कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं, कितने अचीवमेंट किए, कितनी यातनाएं सही, और वो किस लिए? सिर्फ समाज सुधार के लिए या फिर सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए, अपने सेल्फिश मोटिव के लिए नहीं किए। तो ऐसे व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना और पढ़ाना ही एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसमें मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ, और ऐसे व्यक्तित्व जो हमारे इतिहास में हैं, डेफिनेटली आई फील प्राउड अबाउट दिस। थोड़े दिन पहले मैंने दोस्तों एक वीडियो बनाया था निष्काम कर्म पे। उसमें मैंने कर्म कैसा होना चाहिए इंसान का, निष्काम कर्म कैसा होना चाहिए, उस पर एक डिटेल वीडियो बनाया था। तो मैं बोलता हूँ कि उस वीडियो को देखो। जो भी इस वीडियो को देख रहा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखो, तो निष्काम कर्म की जीवन में उपयोगिता पता चलेगी आपको। बोलते हैं ना, निष्काम कर्म होना चाहिए। ऐसे लोगों से सीखो कि इन्होंने ज़िंदगी में जो काम किए ना, वो निष्काम कर्म कहने लायक हैं, क्योंकि इन्होंने जब ऐसे कामों की शुरुआत की तो उसका एंड नहीं देखा, उसमें प्लस माइनस नहीं देखे। उन्होंने बस अपने जीवन को उसमें झोंक दिया। टिल द एंड ऑफ लाइफ उन्होंने उसी काम को पकड़े रखा और उसी को हर बार एक लेवल ऊपर लेके गए। इतनी यातनाएं मिली, इतना दुख मिला, फिर भी जीवन में एक साहसी पुरुष की तरह खड़े रहे और आगे बढ़ते रहे। उन्होंने ये नहीं देखा कि इसमें कितनी सफलता मिलेगी, कितनी असफलता मिलेगी। ऐसे व्यक्तित्व बस ये देखते हैं कि जो काम हमने पकड़ा है वो सही पकड़ा है और उसको उच्चतम लेवल तक लेके जाना है। तो निष्काम कर्म का मतलब भी ये था, और ऐसे लोगों से सीखो कि निष्काम कर्म क्या है। ये लोग हो गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए, जो विवेकानंद हो गए, इस तरह के लोग और भी हैं, जैसे महात्मा गांधी हो गए। इन बड़े लोगों के व्यक्तित्व के जीवन को पढ़ो तो आपको पता चलेगा निष्काम कर्म की जीवन में भूमिका क्या है। कोई अगर निष्काम कर्म करता है तो उसका जीवन कभी छोटा नहीं हो सकता है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। ये वीडियो सिर्फ मैं फैक्ट बेस्ड नहीं बनाने वाला हूँ दोस्तों। यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारे फैक्ट मिल जाएंगे कि इनका जीवन यहाँ से यहाँ तक हुआ था, इन्होंने सोशल रिफॉर्म में काम किया था, ये बुक लिखी थी, और 10-15 मिनट का वीडियो बना के 4-5 फैक्ट लेके आ गए और वीडियो कंप्लीट हो गया। मैं ऐसा वीडियो नहीं बनाने वाला। मैं इनके जीवन को पूरी तरह से एनालिसिस करके रखने वाला हूँ आपके सामने। और मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ कि जिस व्यक्ति ने इस वीडियो को देख लिया ना, उसको ज्योतिबा फूले के बारे में और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
इसमें A to Z इन्फॉर्मेशन रहेगी और उसका एनालिसिस रहेगा, और बहुत बैलेंस अप्रोच के साथ इस वीडियो को बना रहा हूँ। क्योंकि इतिहास के साथ प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा सकता है। मैं यही वीडियो एक एंगल, एक बायसनेस एटीट्यूड को लेके बना सकता हूँ। जैसे इन्होंने SC ST और नीचे वर्ग वालों के लिए काम किया था, तो वो मैं इनको इस तरह से प्रोजेक्ट कर सकता हूँ इनके कामों के जरिए कि ये उनकी कम्युनिटी के लिए भगवान थे और जो ब्राह्मण थे उनके लिए एक अभिशाप थे। ठीक है, तो इस तरह की अप्रोच रखना गलत है। चीज़ों को बहुत बैलेंस और अनबाइस्ड होकर पढ़ाना चाहिए। इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि समाज में जो बाउंड्री लाइन है, जो दरार है, जो कमियां हैं, उसको दूर भी किया जा सकता है उसका सहारा लेके। और इतिहास ऐसा सब्जेक्ट है कि उन्हीं फैक्ट को तोड़ मरोड़ करके समाज में जो बाउंड्री लाइन है ऑलरेडी है उसको और बढ़ाया जा सकता है। मैंने YouTube पे बहुत सारे लोगों को सुना इनके बारे में बोलते हुए। कुछ लोगों ने तो बहुत अच्छा बताया इनके बैलेंस अप्रोच रखने के साथ, कुछ लोगों ने बहुत ही बाइस्ड एटीट्यूड रखा है, अपना पर्सनल बेनिफिट रखा है। उन्होंने अपना पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करने के लिए इन लोगों के जो कुछ कार्य थे, कर्म थे, उनको छांट के किसी एक कम्युनिटी के का फेवर पाने के लिए या फिर किसी एक कम्युनिटी के अगेंस्ट में वो बोल रहे हैं, और सोसाइटी में बहुत ही वो बोल रहे हैं ना, नफरत फैला रहे हैं, रेडिकल एटीट्यूड डेवलप कर रहे हैं। वो बहुत गलत है। हमको इतिहास को या फिर इन महान व्यक्तियों को पढ़ने का उद्देश्य ये होना चाहिए कि इनसे हम सीखें, और सीखकर हमारे जीवन में कुछ पॉजिटिव चेंज आए, और सोसाइटी में अगर कुछ बुराइयां है भी है तो उसको हम कम करें, ना कि उन बुराइयों को और उस फॉल्ट लाइन को हम बढ़ाएं। तो इसी के साथ मैं वीडियो की शुरुआत करना चाहता हूं दोस्तों। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो वीडियो है वो महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में है। इनको मैं आगे से महात्मा फुले के नाम से बोलूँगा। इनके बारे में जितना ज़्यादा कहा जाए ना दोस्तों उतना ही कम रहेगा, क्योंकि इन्होंने जीवन में इतनी ऊंचाइयां को छुआ है ना, समाज के लिए इतना काम किया है ना उस टाइम पे। आज भी अगर वो काम करे ना तो ऐसे इंसान को प्रताड़ित करके उसको समाज से ऑस्ट्रेसाइज किया जा सकता है, या फिर उसको बाहर निकाल सकते हैं, या फिर उसकी हत्या तक करवा सकते हैं। लेकिन उस समय पे उन्होंने जिस तरह का काम किया, जिस तरह का साहस दिखाया ना, वो वाकई में पूजनीय है ऐसे व्यक्ति। जब मैंने इनके बारे में पढ़ा तो ऐसा लगा कि यार इन्होंने कितना काम किया है। इनको भी जो बोलते हैं ना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनके बराबर रखना चाहिए, जो गांधी जी उनके बराबर इनका व्यक्तित्व को इतिहास में पेश करना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है मेरे को कि इनकी पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं अंडरमाइन किया गया है। बहुत ही कम, मेरे को जहाँ तक लगता है, जितना लोग बाग गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानते हैं ना, इनके बारे में नहीं जानते। इनके बारे में जो जहाँ से महाराष्ट्र बिलोंग करते थे पर्टिकुलर वहाँ के लोग ज़्यादा जानते हैं, या फिर जो इतिहास में या लिटरेचर में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं वही जानते हैं। लेकिन जितना बाबा साहेब को जानते हैं इतना इनके व्यक्तित्व को नहीं जानते। आपने सुने होगा दोस्तों कि जो राजा राम मोहन राय थे वो समाज सुधार के पिता कहा जाते हैं, लेकिन आपने को ये नहीं पता होगा कि समाज सुधार की क्रांति के पितामह कौन कहा जाते हैं। ये फैक्ट आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। तो समाज सुधार की क्रांति के पिता महात्मा फुले को कहा जाता है। जैसे कि राम मोहन राय इज फादर ऑफ इंडियन सोशल रिफॉर्म, वैसे ही महात्मा फुले इज नोन एज ए फादर ऑफ इंडियन सोशल रिवॉल्यूशन। सोच सकते हो कि इन्होंने जीवन में कितना बड़ा काम किया होगा, कितना समाज को प्रभावित किया होगा, पॉजिटिव चेंज लेके आए, इसलिए इनको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन सोशल रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट है दोस्तों, इनको ये जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। आगे हम इनका डिटेल से हर एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे, इन्होंने क्या क्या काम किए। सिर्फ मैं आपको एक ब्रीफ गाइडलाइन दे रहा हूँ इनके जीवन के बारे में, फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। जो बाबा साहेब ने जिनको थर्ड गुरु कहा, बाबा साहेब ने जिनको थर्ड गुरु कहा वो महात्मा फुले ही थे। फर्स्ट और सेकंड गुरु जो बाबा साहेब बोलते थे, पहले बुद्ध थे, उसके बाद संत कबीर थे। तो ये याद रखना, अगर कोई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयारी कर रहा तो ये उसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो बाबा साहेब थे उन्होंने थर्ड गुरु किसको माना था, तो ऑप्शन आ सकते हैं आपके। तो ये मैं पूरा बैलेंस अप्रोच रख के बता रहा हूँ दोस्तों। ऑल्सो जिन्होंने महात्मा गांधी को भी इंस्पायर किया था, और साथ के साथ इनको एक्चुअली आपको इतिहास में बहुत ही कम ऐसे लोग मिलेंगे जो महात्मा के नाम से संबोधित किए जाते हैं। जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो 2-3 लोग से ज़्यादा नहीं मिलेंगे व्यक्तित्व जिनको महात्मा की उपाधि दी गई है। पहला तो सब जानते हैं महात्मा गांधी है, और दूसरा जो मैं बता रहा हूँ आपको महात्मा ज्योतिबा फुले। आपके लिए क्वेश्चंस है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी।
वीडियो को पॉज करो और फिर उसका आंसर बताओ कि महात्मा की उपाधि किसने दी थी, कब दी थी। तो आपको पता है तो कमेंट्स में डालो, कमेंट्स बॉक्स में टाइप करो, नहीं तो मैं बताता हूँ। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। जब महात्मा गांधी अफ्रीका से आए थे 1915 में, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर से मिले थे पर्सनली। तो जब दोनों आपस में मिले तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कह के बुलाया और उसके रिटर्न में महात्मा गांधी ने भी रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु कह के बुलाया। तो एक तरह से इंडिविजुअल लोगों ने एक दूसरे को महात्मा और गुरु की उपाधि दी थी, तब से ही महात्मा गांधी के नाम से वो जाने जाते हैं। तो अब ये तो एक फैक्ट हो गया दोस्तों कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि एक व्यक्ति ने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। लेकिन इनको महात्मा की जो उपाधि दिया ना, वो किसी एक इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्ति ने नहीं दिया। इनको महात्मा की उपाधि लोगों ने दी, जनसंघ ने दी, लोगों ने दी इनको। जब ये 1988 में एक सभा को संबोधित कर रहे थे तो वहीं से गूंज आती है कि महात्मा 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 महात्मा। तब से ही इनको महात्मा के नाम से जाना जाता है, महात्मा फुले के नाम से जाना जाता है। तो आई होप दोस्तों दिस इज़ क्लियर फॉर यू। और ऐसा व्यक्तित्व जो कि बाबा साहेब और महात्मा गांधी के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। सोचो दोस्तों, जिन व्यक्तियों को पूरा दुनिया जानता है, कौन है वो? बाबा साहेब और महात्मा गांधी। सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में जिनको जानते हैं, उनके लिए प्रेरणा का स्रोत जिसको बोलते हैं ना, इनको महात्मा फुले को बोलते हैं। तो कितना महान व्यक्तित्व हुआ होगा दोस्तों। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इतिहास में इनके बारे में लिखने में या फिर इनके कंट्रीब्यूशन को अंडरमाइन किया गया है। सोचो, जो कि बाबा साहेब के गुरु कहे जाते थे, जो कि महात्मा की उपाधि से कहे गए, जो कि इंस्पिरेशन रहे हैं बाबा साहेब और गांधी के, उनको बहुत कम लोग जानते हैं। इतना नहीं जानते जितना गांधी जी को और भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। तो ये उनके व्यक्तित्व, उनके अचीवमेंट के साथ, क्या बोलते हैं, उनके जीवन को, उनके कंट्रीब्यूशन को अंडरमाइन करना ही तो हो गया दोस्तों इतिहास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति जिन्होंने ब्राह्मणवाद की, समाज में जो जाति प्रथा थी उसकी बुनियाद को हिला के रख दिया, वो व्यक्ति महात्मा फुले थे। और वो व्यक्ति जो कि एक राइटर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, बिजनेसमैन थे, थिंकर थे, क्या नहीं थे, एक पोइट भी थे। इसमें लिखा नहीं मैंने, एक पोइट भी थे वो थे, उसमें राइटर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, बिजनेसमैन थे, थिंकर थे। तो सोचो दोस्तों कितना महान व्यक्तित्व रहा होगा उनका। ऐसे व्यक्ति के बारे में मेरे को पढ़ने का मौका मिला, बहुत डिटेल से पढ़ा दोस्तों मैंने उनकी। मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है दोस्तों ऐसे व्यक्तित्व के बारे में डिटेल से बताने में। और जब मैंने इनको पढ़ा, बहुत डिटेल से पढ़ा दोस्तों, इनकी बहुत सारी लिखी हुई पुस्तक को देखा, उनका जिस्ट समझा, इनके ऊपर जो बायोग्राफी लिखी है धनंजय कीर ने, उसके बायोग्राफी को भी पढ़ा। मतलब इनके लाइफ के हर एस्पेक्ट को मैंने बहुत नज़दीकी से कोशिश किया, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलते हैं आगे। एक कोट याद दिलाना चाहता हूँ दोस्तों आपको कि शिक्षा के ऊपर है। ये कोट बहुत रेलिवेंट है आज के समय में भी। तो वो है शिक्षा के ऊपर, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। तो शिक्षा का रेलिवेंस उस टाइम पे भी था और आज भी है। ये जो कोट कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। और वैसी ही पोइट मिलती जुलती शिक्षा के संदर्भ में महात्मा फुले ने लिखी थी। वो पोइट भी मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ और दोनों को लिंक करके कुछ बताना चाहता हूँ। तो महात्मा फुले ने जो पोइट्री लिखी थी, जो कविता लिखी थी, वो मैं बताना चाहता हूँ। शूद्रों के ऊपर लिखी थी। शूद्रों की ऐसी हालत शिक्षा की वजह से हुई है, तो वो क्यों हुई, उस पर उन्होंने प्रकाश डाला था कि ऐसा क्यों हुआ है। उस पर बहुत ही अच्छी कविता लिखी थी और बहुत ही फेमस कविता है वो। तो चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, और वित्त बिना शुद्ध गए। इतने अनर्थ एक विद्या ने किए। एक ऐसा शख्स जिसने उस समय में जातिवाद के मानदंडों को चुनौती देने का साहस किया, जब लोग चुपचाप इसे अपना भाग्य समझकर अपना लेते थे। ज्योतिबा फुले ने अपना पूरा जीवन लोगों को यह समझाने में लगा दिया कि हर इंसान समान है, ना कोई कम है और ना कोई ज़्यादा। तो इन्होंने इस कविता के माध्यम से शूद्रों की दशा
का जो कारण बताया, शिक्षा बताया। और जो बाबा साहेब ने थे उन्होंने भी कितना अच्छा कोट लिखा शिक्षा को लेके। तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि शिक्षा जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों ही महान व्यक्ति शिक्षा को कितना बता रहे हैं। देखिए इसमें कविता का मतलब समझिए कि विद्या के बिना मति गई, मति है ना बुद्धि गई, विद्या नहीं है तो मति नहीं आएगी। और मति के बिना जो नीति बनाते हैं वो नीति भी गई, और नीति के बिना गति गई। उनके जो सोशल कंडीशन थी, सोशल में जो ग्रोथ थी वो गति चली गई, और गति के बिना उनके जीवन में कुछ वित्त भी नहीं आया, कुछ पैसा भी नहीं आया। और वित्त के बिना वो, अगर उनके पास, जिसके पास पैसा नहीं है उनको समाज से बाहर कर दिया गया है, सारे अधिकार छीन लिए गए, तो ऐसे लोग वित्त रहित हो गए, और वित्त रहित लोग शुद्ध हो गए। इतने अनर्थ किए एक विद्या ने। तो सोचिए दोस्तों, एक विद्या जिनको नहीं मिली उसकी वजह से पूरा समाज में इतना भेदभाव शुरू हो गया, इतना छुआछूत का कल्चर डेवलप हो गया, इतनी बुराइयां आ गई। तो शिक्षा का कितना महत्व है। अब शिक्षा का महत्व मैं बताना चाहता हूँ कि शिक्षा की जो बात कर रहे हैं ना दोस्तों, वो शिक्षा सिर्फ ऐसी शिक्षा नहीं है जो कि हम स्कूलों में पढ़ लेते हैं, डिग्री ले लेते हैं, जॉब ले लेते हैं, ठीक है। मैंने जीवन में ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो कि शिक्षित हैं, फिर भी वो किसी न किसी एटीट्यूड से या किसी न किसी संकीर्ण सोच से भरे हुए हैं, नैरो माइंडेडनेस है उनमें। किसी एक कास्ट कम्युनिटी के लिए उनके मन में बहुत ही गलत भावना है, बहुत ही हीन भावना से देखते हैं। अभी भी शिक्षित हैं वो, ठीक है, वो उनके पास डिग्रियां हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, फिर भी वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे को नीचा मानते हैं, और अपने आप को अहंकारी समझते हैं कि कुछ राइट्स हमारे लिए हैं। अभी भी ऐसे लोग हैं और शिक्षित हैं। तो वो, मैं उस शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस शिक्षा की बात कर रहा हूँ जो ऐसी शिक्षा जो कि भीमराव अंबेडकर ने को मिली, ऐसी शिक्षा जो महात्मा फुले को मिली, ऐसी शिक्षा जो विवेकानंद को मिली। मैं उस तरह की शिक्षा की बात कर रहा हूँ। शिक्षा पाके इंसान पॉजिटिव हो जाता है, समाज में जो बुराइयां हैं उनको खत्म करने की सोचता है, ना कि समाज में जो फॉल्ट लाइन है दरार पटकने की कोशिश करता है। तो शिक्षा वो होती है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति शिक्षित होते हुए, डिग्री लेते हुए, जॉब करते हुए भी अपने आप को शिक्षित बोलता है और इस तरह की काम करता है कि समाज में भेदभाव फैलाता है, छुआछूत के एटीट्यूड रखता है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को नीचे के तौर पे देखता है, अपने आप को सुपीरियर मानता है, तो उसको मैं शिक्षित नहीं बोलूँगा। बहुत ज़्यादा शिक्षा लेने से कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं हो जाता दोस्तों। समाज में ऐसे ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो कि बहुत कम शिक्षित हुए लेकिन उन्होंने समाज में बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाया। तो सही मायनों में जो शिक्षित हैं ऐसे ही लोग होते हैं। अब इन महात्मा फुले को भी ले लो। महात्मा फुले ने कोई बहुत BA MA की डिग्री नहीं कर रखी थी, सिर्फ एक हाई स्कूल से, जिसको बोलते हैं ना 8th स्टैंडर्ड, वहाँ तक की एजुकेशन ली थी और उन्होंने समाज में कितना रिफॉर्म लेके आ गए। तो सही मानों में ऐसे लोग शिक्षित थे। और इनकी जो वाइफ सावित्री फुले, वो तो सिर्फ, जिसको बोलते हैं आज के लेवल से कंपेयर किया जाए तो 5th क्लास भी नहीं पढ़ी थी, सिर्फ उनको थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सिखाया था, इन्होंने ही सिखाया था, महात्मा फुले ने। उन्होंने अपनी शिक्षा बना के उसी को ही पहले शिक्षा दी थी, उनको पढ़ना लिखना सिखाया था। तो बहुत बेसिक एजुकेशन उन्होंने की थी, लेकिन वो उसी शिक्षा को यूज़ करके समाज में कितना बड़ा परिवर्तन लेके आए हैं। तो उसको बोलते हैं शिक्षित व्यक्ति। मैं शिक्षित व्यक्ति ऐसे व्यक्तित्व को नहीं मानता हूँ जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ दोस्तों कि समाज में रहते हुए भी हीन भावना रखता है, भेदभाव की नज़र रखता है, समाज में बहुत चीज़ों को ऐसे काम करता है जो कि समाज में डिवाइड हो। तो उस तरह के लोगों को मैं शिक्षित नहीं मानता हूँ। शिक्षित वो हैं जो कि समाज को जोड़ के रखे। अगर समाज में कुछ बुराइयाँ हैं तो उसको, समाज में अगर कुछ बुराइयाँ भी है तो ऐसी अनबाइस्ड अप्रोच के साथ उसको सॉल्व करे, ना कि अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, अपने पॉलिटिकल मोटिवेशन के लिए एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को इस तरह से बताया कि तुम्हारा शोषण हुआ है, तुम्हारा शोषण हुआ है, मैं तुम्हारा हितदार हूँ, मुझको वोट दो, मैं तुम्हारा भला करूँगा। दूसरी कम्युनिटी ने तुम्हारा हमेशा शोषण किया है, तुमको हमेशा अलग रखा है। इस तरह की डिवाइड लाइन खींचे अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, तो वो शिक्षा नहीं मानता हूँ। आपने सुना होगा दोस्तों, थोड़े दिन पहले साउथ इंडिया में एक इंसान जो कि पॉलिटिशियन है, जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है तमिलनाडु में, उसने एक ऐसा भाषण दिया कि हिंदू धर्म, जो सनातन धर्म है, एक बीमारी की तरह है और इसको नष्ट होना चाहिए, मैं नष्ट कर दूंगा। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो शिक्षित नहीं मानता हूँ। इस तरह के लोग वो होते हैं जो कि मैंने बताया ना कि इतिहास में ऐसे फैक्ट को
पकड़ पकड़ के लेके आते हैं, जो कि अपने पॉलिटिकल एडवांटेज की पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं। तो आई होप दोस्तों, जो बाबा साहेब का जो कोट है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा, इस कोट को मैं सिर्फ पढ़ के आगे नहीं बढ़ सकता दोस्तों। इसमें शिक्षा का सही मतलब बताना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्होंने ये कोट बहुत गहराई के साथ लिखा है। बस शिक्षा तो सभी को मिल रही है आजकल, आप देखते हो, फिर भी क्या हमारे समाज की दुर्दशा हो गई है। कितना बोलते हैं ना कि सांप्रदायिकवाद अभी भी है। तो वो शिक्षा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो शिक्षा जो कि महान लोगों ने कम पढ़ के भी शिक्षित हुए हैं और समाज में उच्च कार्य किए हैं, वो शिक्षा की बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पर भी जो महात्मा फुले बता रहे हैं उसी शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो विद्या या फिर शिक्षा, उसी के संदर्भ में कुछ कह रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो को मैं ऐसे ही चलाऊंगा दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत जल्दी चीज़ें करके नहीं आगे बढ़ने वाला हूँ। मैं हर एक पॉइंट को बड़ी डेप्थ से और उसका एनालिसिस करके चलूँगा, क्योंकि अगर मैंने वो बता दिया कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आना और बोलना एक बहुत जिम्मेदारी का काम है। आप ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जस्ट लाइक दैट आके थोड़ा बहुत पढ़ के पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलना चाहिए, किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। आप किसी व्यक्तित्व को जज कर रहे हो, यूँ मानो आप एक ऐसे महान व्यक्तित्व को जज कर रहे हो जिसमें यूँ मानो आपकी औकात ही नहीं है, फिर भी आप बता रहे हो उनके बारे में। तो आपको जस्ट लाइक दैट पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके नहीं बोलना चाहिए, किसी को भी नहीं बोलना चाहिए किसी महान व्यक्तित्व के बारे में। अगर बोलो तो उसके बारे में पहले A to Z पढ़ो, 10 तरह की चीज़ों को पढ़ो, फिर एनालिसिस करो और फिर अपनी व्यूज़ बहुत एक बैलेंस अप्रोच के साथ रखो। तो मैं मानता हूँ उसको जिम्मेदार व्यक्ति। नहीं तो कुछ भी आगे कुछ भी बोल के चल जाओ, सोशल मीडिया पे कुछ भी बक दो, तो वो सही नहीं है। तो चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। महात्मा फुले का जीवन बताने के साथ साथ मैं एक व्यक्ति का भी जिक्र करना चाहता हूं दोस्तों, जो जिसके बारे में आपको कोई भी नहीं बताएगा, और वो व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा है महात्मा फुले की जीवनी लिखने में और बड़े बड़े लोगों की जीवनी लिखने में। तो उस व्यक्तित्व को मेरे को भी बताना चाहिए। आप देख लेना सोशल मीडिया पे या फिर यूट्यूब पे, आपको इस व्यक्ति के बारे में कोई भी नहीं बताने वाला हूँ। जबकि ये व्यक्ति वो है जिसने बड़े बड़े लोगों, महात्मा गांधी, इन लोगों के ऊपर जीवनियाँ लिखी है और उन्हीं से हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ। तो वो व्यक्ति कौन है? धनंजय कीर। ये एक राइटर हुए हैं दोस्तों, जिनका जो टाइम पीरियड है 1913 से 1984 तक का रहा है। और इन्होंने एक ही वाज ए बायोग्राफर। और बायोग्राफी किन किन के ऊपर लिखी है? बहुत लिमिटेड बायोग्राफी लिखी इन्होंने। तो बायोग्राफी किन किन के ऊपर लिखी इन्होंने? हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन या रिफॉर्मर के ऊपर, ठीक है। और ये जो कवि थे, ये जो राइटर थे, वो मराठी रीजन है ना, उससे बिलोंग करते थे। तो इन्होंने क्या है कि ये खुद मराठी से बिलोंग करते थे, मराठी रीजन से बिलोंग करते थे, महाराष्ट्र जिसको अभी बोलते हैं। तो महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे और जिनके बारे में इन्होंने जीवनी लिखी, बायोग्राफी लिखी, अधिकतर उन्हीं लोगों को इन्होंने लिखा है जो भी उसी रीजन से बिलोंग करते थे या उसी कल्चर से बिलोंग करते थे। तो इनकी अंडरस्टैंडिंग उन लोगों के बारे में बहुत अच्छी रही होगी दोस्तों, क्योंकि एक सेम रीजन से कोई इंसान एक दूसरे के बारे में लिखता है तो उनके सारे A to Z पहलू को जानता है, कल्चर को जानता है, वहाँ की सोसाइटी को उस टाइम पे क्या रहा होगा, सारी चीज़ों को रख के बहुत डेप्थ में एनालिसिस देता है। तो ये धनंजय कीर है जिन्होंने बहुत सारी इन बड़े बड़े व्यक्तियों के बारे में बायोग्राफी लिखी है। उनमें से जो प्रमुख हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इन्होंने बायोग्राफी लिखी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपको पता होगा, वो भी मराठी थे। उनका जो ओरिजिन था मराठी, चाहे वो इंदौर के पास एक विलेज है माहू, वहाँ से उनका बर्थ हुआ होगा, लेकिन उनके जो पिताजी और उनका जो बोलते हैं ना, उनका जो लिंक है वो भी मराठी है, रीजन से ही है। बाल गंगाधर तिलक मराठी थे। फुले, महात्मा फुले मराठी थे। वी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। तो इन 4 व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने बायोग्राफी लिखी। इसके साथ साथ उन्होंने महात्मा फुले के बारे में भी लिखा। तो सोचो दोस्तों, ये चारों पांचों व्यक्ति इतिहास में कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं और इनकी बायोग्राफी इस व्यक्ति ने लिखी है। तो बताने लायक है, इनका कंट्रीब्यूशन भी आना चाहिए जब हम इन व्यक्तियों की बायोग्राफी को बताते हैं। दोस्तों मेरे को लगता है वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी के हैं पहलू हैं महात्मा फुले के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, एनालिसिस करेंगे, एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ पढ़ेंगे और ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई डेटा नहीं छोड़ेंगे जो कि अगर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो क्लर्क की कर रहा हो, एसएससी की कर रहा हो, यूपीएससी की कर रहा हो, आपने इस वीडियो को सुन लिया तो आप महात्मा फुले के बारे में कुछ भी मतलब आपको ऐसा नहीं रहेगा जो आपको पता नहीं है। सब कुछ लिख सकते हो आप, उन कौन कौन सी बुक लिखी, उन्होंने समाज में क्या काम किए हैं, कौन सी बुक लिखी, कौन से रिफॉर्म किए, सब कुछ पढ़ लोगे आप। बस आपको पेशेंस रखना है क्योंकि वीडियो तो लंबा होने वाला है और मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं वीडियो को छोटा नहीं बनाऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।